नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को लाइए स्क्रीन पर फटाफट जोड़िए। स्वागत है हेमंत जी आपका। घर वापसी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो एक सबसे पसंदीदा वाक्य है, घर वापसी। तो घर वापसी शुरू हो गई है। 51 सांसद जो गए थे विदेश, एक एक प्रतिनिधिमंडल अब वापस आ रहा है। वैजयंत पांडा वाला तो वापस आ चुका है। थरूर भी अंतिम मुकाम की तरफ बढ़ चुके हैं। लेकिन इस सबके बीच जो चर्चा अब बहुत जरूरी है कि आखिर क्या हासिल कर लिया। सिर्फ ये कि थरूर और खुर्शीद अपनी पार्टी को कोसने लगे। कांग्रेस के भीतर से जो आवाज आ रही थी लगातार कि हम साथ में हैं मोदी जी के, उस साथ को तोड़ करके कांग्रेस पर छीटाकशी करना, क्या यही हासिल है? एक भी देश ऐसा नहीं है जिसके तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट, मैं बहुत फिर से जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हो कि भारत की तरफ से ये आए थे 5 लोग, हमको समझाए, हम समझ गए और हम भारत के साथ हर कदम पर खड़े हैं। एक देश अगर आपकी जानकारी में हो, मैं कह रहा हूं कि मेरी जानकारी में नहीं, एक भी देश जहां से ऑफिशियल स्टेटमेंट है। हर देश में क्या हुआ कि जो यहां से लेके गए थे, वो एक लेके गए थे ना अपना माइक, अपना कैमरा, आत्मनिर्भर भारत, वहीं पर विदेश में बैठ के कि हम फल आज इस देश में हैं, आज हम युगांडा में हैं, आज सोमालिया में हैं, आज इथोपिया में हैं और यहाँ पर हमको पूरा समर्थन मिल गया। यहाँ तक कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात तक की खबर नहीं आई। कोलंबिया में उप विदेश मंत्री से मुलाकात को ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। खैर, चर्चा इस पे नहीं है। आज कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं जिनको दिखाना जरूरी है कि अंत होते होते पोल खुलने लगी। ये लोग किए क्या है? बीजेपी की मोदी जी की सांसद हैं रेखा शर्मा, वो गानों की महफिल सजा के बैठी हैं। वो क्लिप आ गया, गानों की महफिल सजा हुआ है। 28 लोगों का नरसंहार हुआ हमारे भारतीयों। खैर, नेपाल का भी नागरिक था लेकिन भारत की धरती पर था। 28 लोगों का नरसंहार, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर। और उसके बारे में दुनिया में लॉबिंग करने गए थे, वहां महफिल सजाए बैठी हैं, गाना चल रहा है। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे हैं, वो मोदी जी की लुटिया खूब, वो विदेश में बैठ करके उन्होंने एक ही काम किया। विदेश में बैठ करके नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, इन पर छीटाकशी के अलावा निशिकांत दुबे ने कोई काम नहीं किया, तो उनको यहीं रोक लिए होते। आखिरी दिन आते आते मोदी जी की लुटिया डुबो दी, मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो गए। मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो गए, अभी दिखाता हूं। उसके बाद तीसरा नाम शशि थरूर। उन्होंने आखिरी दिन आते आते ये साबित कर दिया कि नहीं, मोदी 26 इंच है, 56 इंच तो थरूर है। जिस ट्रंप का नाम मोदी जुबान पर नहीं ले आ पा रहे हैं, थरूर ने उस ट्रंप को सबक सिखा दिया। हमारे यहाँ मीडिया लिख रही है कि सीधा सीधा सबक सिखा दिया। मोदी जी आज तक ट्रंप का नाम जुबान पे लाए नहीं। पता नहीं ट्रंप का नाम लाने पे सिंदूर जो उबलता हुआ वो ठंडा हो जाता है, क्या होता है, लाए नहीं। अब तीनों खबर दिखाएंगे, चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले जरा रेखा शर्मा का तरन्नुम ले आइए, ये देखिए, प्ले करिए। माने तू या मानना। देखा हेमंत भाई? तो पहले एक एक करके, कोई गायकी कोई बुरी चीज ना, गंभीर है। कोई क्लिप ऐसी आई, कोई ऐसी क्लिप भी हमारे पास आई होती, एनआई लेके गए थे, उसी के जरिए भिजवा देते, जहां पर किसी देश के एक बड़े डेलीगेशन, गंभीर जिम्मेदार लोगों के साथ बैठ करके आप कुछ लॉजिकली समझा रहे होते, वो एप्रिसिएट कर रहे होते, ताली बजा रहे होते ऑपरेशन सिंदूर के लिए, जनगण मन हो रहा होता, वहां खड़े होकर सलामी दे रहे होते। मैं इस गायकी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है, आपका हुनर है, आप वहां पे गई, लोग ताली बजाए, लेकिन आया यही है जबकि आप लेके गए थे अपना कैमरा, अपना माइक। हेमंत भाई, यही हुआ है क्या 7-8 दिन? नहीं आशीष भाई, मैं तो जिस दिन, नमस्कार आपको सारे दर्शक साथियों को भी,
देखिए, मैं तो जिस दिन ये डेलीगेशन की घोषणा हुई थी उस दिन अपन ने स्पेशल शो किया था, और मैंने उस दिन आपको ये कह दिया था कि इसका जो कुल जमा क्या होने वाला है वो आपको बता दिया था कि जब ट्रैक 1 और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की जो हालत हो गई, उसके बावजूद ये बेचारे क्या करेंगे, तो निरीह प्राणी है। इनको केवल नैरेटिव घड़ने के लिए और हिंदुस्तान में जो नैरेटिव चल रहा है उसको भटकाने के लिए एक खास मंशा के तहत वहां पर भेजा गया है। वो चीज अब बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट प्रूव हो गई है कि ये लोग किस लिए गए थे। आप मुझे बताइए कितना सौंबर अवसर है जब देश के अंदर, जैसा आपने कहा कि 28 लोगों की जघन्य हत्या हुई, और उसके बाद उस सारा वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है उसको बताने के लिए, पूरा आतंक के खिलाफ ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग गए थे। जो अल्जीरिया के अंदर जो ये आपने दिखाई क्लिप, ये अल्जीरिया की है। अल्जीरिया के सांसदों ने हमारे सांसदों के सम्मान में, एक डेलीगेशन के सम्मान में एक डिनर दिया था, और उस डिनर के अंदर इस तरह का जो गीत गाए इन्होंने कि जाने ना तू, माने ना तू। अब ना तो अल्जीरिया वालों को हिंदी आती है, ना ताली तो बजानी पड़ेगी, आपकी एक कुलीग सांसद ताली बजा रही है और सारा गीत गा रही है, सारी बात ठीक है। लेकिन सवाल है कि जो जिस तरह का मूड था, जितना सौंबर मूड था, क्या ये वो अवसर है गीत गाने के लिए या इस तरह के मनोरंजन के लिए? और मैंने आपको जिस दिन ये संसद रवाना हुई थी उस दिन भी कहा था कि ये फुल्ली पेड हॉलीडे है, फुल्ली पेड हॉलीडे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिले हो, किसी देश के विदेश मंत्री से मिले हो, किसी देश के वहां के सांसदों से मिले हो, जो इफेक्टिव सांसद, जो बड़े मंत्री या उस तरह के जो हो, किसी देश के बड़े डिप्लोमेट से मिले हो, फॉरेन सेक्रेटरी से मिले हो, किसी देश की टॉप ब्यूरोक्रेसी से, भाई वही तो पॉलिसी तय करते हैं ना। हाँ, आप अल्जीरिया में गए, आप अमेरिका में गए, आप कनाडा में गए, भारतीय दूतावास में बैठे, वहां एनआई का माइक लगाया, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वहां का लोकल मीडिया कोई था क्या? लोकल कोई मीडिया की क्लिपिंग है क्या? किसी चैनल पे कोई 2 लाइन की खबर चली है क्या? भारत में देखिए, पूरी दुनिया में ये सारे सांसद जो गए थे, 51 सांसद थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो, 33 देशों में इन्होंने जम के डंका बजाया है। और डंका किस बात का बजाया है कि देखिए, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और हमारे पास इतना फालतू समय भी है, इतनी सारी चीज भी है कि हमारे देश के सांसद वो काम कर सकते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, विदेश सचिव नहीं कर पाए। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ विश्व जनमत तैयार, यही तो किया इन्होंने। भाई जो काम मोदी जी कर रहे थे 151 देशों की यात्रा करके डंका बजा के, वो नहीं कर पाए। जयशंकर जी को कभी देख लीजिए, वो विदेश में ही होते, उनसे भी नहीं हो पाया। तो ये सारे के सारे लोग वहां गए, एम्बेसी में बैठे, भारतीय डायस्पोरा से बात की, 2-4 भारतीय पत्रकारों से बात की, एक आध भारत के मित्र से बात की, किसी इंटरनेशनल मीडिया को कोई इंटरव्यू दिया हो तो वो दिखा दीजिए, कहीं इंटरनेशनल मीडिया में खबर चली हो वो दिखा दीजिए। ये पहले दिन से तय था कि ये फुल्ली पेड हॉलीडे होने वाली है। इसमें हम जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हकीकत में अजीब है। जो काम मोदी जी और ये सारे लोग नहीं कर पाए, उसकी उम्मीद इनसे करना, इनको बलि का बकरा बनाना है। मोदी जी ने जब ये भेजा था इनको, मोदी जी को पता था कि ये क्या करके आएंगे, और इनको भी ये पता था कि ये किस काम के लिए जा रहे हैं। ये तो मेरी और आपकी ज्यादा अपेक्षाएं थी, देश की ज्यादा अपेक्षाएं थी कि ये बहुत बड़े तीर मारने वाले हैं। वो संभव नहीं होता। आप ये देखिए, 2 दिन पहले फॉरेन सेक्रेटरी गए थे, हमने स्पेशल शो किया था कि जो थरूर ने किया, उसके बाद विक्रम मिश्री गए और गए। दिखाइए वो क्या करके आए। ट्रेड के ऊपर बात कर रहे थे, आतंकवाद की तो बात ही नहीं हुई। वहां के फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात हुई क्या? उनकी नहीं हुई। डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। प्रोटोकॉल के मामले में किसी देश का फॉरेन सेक्रेटरी सामने वाले के काउंटर पार्ट से ही मिलेगा ना। आप डिप्टी से मिल रहे हो, ट्रेड सेक्रेटरी से मिल रहे हो, किससे मिल रहे हो? इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो चीजें काबू नहीं आ पा रही है, और देश में केवल लोगों को ये करने के लिए, देखिए हम लगे पड़े, और उसमें इस बार विपक्ष को भी इसलिए शामिल कर लिया। उसके पीछे की भी साइकोलॉजी समझिए आप। विपक्ष को इसलिए शामिल किया कि विपक्ष यहां पर क्या कह रहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप संसद का सदर बुलाइए। आज भी जब आप, मैं और आप बात कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूशन क्लब के अंदर मीटिंग चल रही है इस समय। 200 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि भाई आप हमारा स्पेशल सेशन बुलाइए पार्लियामेंट का। उनको ये भनक लग गई है कि 25 तारीख को इमरजेंसी की सालगिरह पर सरकार स्पेशल सेशन इमरजेंसी की स्वर्ण जयंती पर लगाने वाली है। तो आज विपक्ष जो इंडिया अलायंस है वो इकट्ठा होकर के, इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी समय वो मीटिंग चल रही है। तो बेसिकली क्या है कि इस पूरे मामले में, आतंक के मामले में, विपक्ष ने तो खुला समर्थन दिया आपको, बिना शर्त समर्थन दिया। और 10 तारीख को जब आपने सीज फायर भी कर दिया एक तरफा, ट्रंप के कहने से, कथित तौर पर, ट्रंप ने तो 12 बार कह दिया कि मैंने करवाया, उसके बावजूद भी देश के विपक्ष ने 17 तारीख से पहले, आशीष भाई, मुंह नहीं खोला, कोई सवाल नहीं पूछा। तो ये ओनस सरकार के ऊपर था कि वो जवाब देती देश के सवालों का, जो ना तो तब दिया, ना अब तक दिया। और अब हालत ये हो गई है कि विदेश में सांसद भी घुमाए 51,
वापस भी शुरू होगी। मोदी जी 10 तारीख को इन सांसदों से मिलने भी वाले हैं, इनसे रिपोर्ट भी लेने वाले हैं। उसके बावजूद भी देश को कुल जमा क्या हासिल हुआ? तो एक ऑप्टिक्स जो मोदी जी करते थे, वही ऑप्टिक्स एक दोबारा आपने क्रिएट करवा दी। लेकिन माफ कीजिएगा, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इंटरनेशनल अटेंशन नहीं मिला उसको, नहीं मिला इंटरनेशनल अटेंशन। इनमें से जितने भी सांसद गए थे, एक भी डेलीगेशन को इंटरनेशनल अटेंशन नहीं मिला। दिस इज ए कंप्लीट फिएस्को, दिस इज मिजरेबल फेल्योर एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न, योर डिप्लोमेसी इज कंसर्न, इट्स ए मिजरेबल फेल्योर। तो दो तीन बातें यहाँ पर जो हेमंत भाई ने कहा उसको समराइज कर दूं। एक तो देश के सामने आना चाहिए कि पूरी दुनिया के मीडिया में जिस देश में गए, मैं छोटे बड़े किसी भी देश की बात कर रहा हूं, एक गुयाना के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। अब गुयाना, बहुत सारे लोग अगर वेस्ट इंडीज क्रिकेट नहीं खेलता तो गुयाना का नाम नहीं जानते, क्योंकि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम में गुयाना, बारबाडोस, इन सब के खिलाड़ी अलग अलग द्वीपों के रहते हैं, तो इसलिए लोग जानते। देश के सामने आना चाहिए कि जिस जिस देश में गए हैं दुनिया में, कितने कॉलम में खबर छपी है, 5वें पन्ने में हो, 8वें पन्ने में हो, किसी पन्ने में हो, जरा वो कटिंग दिखा दे। ये मैं सबसे नीचे चल रहा हूं। उसके ऊपर अगर उससे बड़ी उपलब्धि है तो कोई आधिकारिक बयान, आधिकारिक चिट्ठी, कुछ भी भारत के पक्ष में लेकर के आए हो, वो दिखा दे। ये गाना वाना नहीं सुनना है, गाना तो हम ओरिजिनल सुन लेंगे लगा के सीडी, वो कर दे। बेसिकली हेमंत जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि बिजी रखना, दिखाना कि हम लगे पड़े हैं। होता ना, बिजी विदाउट बिजनेस। हम लोग क्या देसिम कहते हैं, बिना क्षेत्र का नेता, बिना काम का व्यस्त। तो वैसे ही ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। और उसमें बड़ी बात यह है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक प्रधानमंत्री 51 सांसदों को विदेश भेज करके अपनी नाकामी का डंका पीट रहा है, और देश उसके डंके पर ताली बजा रहा है। ये अपनी नाकामी में स्पष्ट कर दूं, ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बात नहीं कर रहा हूं। एक प्रधानमंत्री जो 11 साल विदेश के को रौंद के रख दिया, मतलब वो परमानेंट हर महीने एक विदेश दौरा का एवरेज, उससे ज्यादा का एवरेज आता है, वो व्यक्ति दुनिया के जनमत को अपने पक्ष में नहीं खड़ा कर पाया। और दुनिया के जनमत छोड़ दीजिए, एक देश को नहीं खड़ा कर पाया। 11 साल विदेश में नमो वो मोदी मोदी का, भारत की मीडिया को सुना होगा आपने, आज फला जगह उतरे, एयरपोर्ट पे मोदी मोदी, एयरपोर्ट पे हवाई जहाज के अलावा आदमी नहीं है, तब भी मोदी मोदी, पीछे बैकड्रॉप में लगा देते हैं सब साउंड। इतने ढीठ हैं ये मीडिया वाले। मोदी मोदी पूरे 11 साल हुआ, एक देश नहीं खड़ा हुआ। ये 51 सांसदों को भेजना, मोदी ने अपनी नाकामी पर मुहर लगाई और फिर डंका बजवाया। इससे प्रत्यक्ष प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। मैं अगले स्टेप पे आता हूं। जरा लाइए निशिकांत, ट्वीट दिखाइए। बहुत लोग कहेंगे गलती से लिख दिया होगा, वो कहने का भाव अलग होगा। जो दिन भर नेहरू से लेके इंदिरा तक फर्जी फर्जी दस्तावेज फेंकता है, उसकी ये बात गंभीर मैं मानता हूं। दिन भर उस आदमी का अगर इसके एक एक दस्तावेज इसके ट्विटर के वेरीफाई किए जाए ना, तो ये झूठ की सबसे बड़ी मशीन साबित हो जाएंगे साहब। मैंने एक दिन एक इनके पोस्ट को किया था, उसका पोस्टमार्टम। उसके अंदर कुछ भी जो था वो लिखा हुआ, वो सब कुछ ऊपर के स्टेटमेंट से और अंदर चिट्ठी में कुछ भी मैच नहीं कर रहा था। ये पढ़िए जरा। हम अल्जीरिया सरकार के आतिथ्य से अभिभूत। रात्रि उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल को सरकारी मेहमान नवाजी दी। माननीय मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यही माननीय मोदी जी के नेतृत्व की कमाई है। अब वो देख लीजिए, अंडरलाइन किया हुआ है लाल से, माननीय मोदी जी के आतंकवाद के खिलाफ अल्जीरिया कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आतंकवाद, मोदी जी का आतंकवाद, ये बता रहे हैं। दुनिया ज्ञान देते हैं, पहले लिखने का शऊर कम से कम हो, तब तो दुनिया ज्ञान दो। 5 लाइन लिखने पे 3 लाइन गलती हो जाती है और दुनिया ज्ञान देते हैं। इन पर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक टिप्पणी तो इन पर भी जरूरी है, तब हम थरूर पर आते हैं इंपॉर्टेंट। ये आशीष जी देखिए, निशिकांत जी को मैं ये मानता हूं कि वो अमित मालवीय जी की कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आईटी सेल चीफ बनने के लिए उनके अंदर तमाम वो अहर्ताएं हैं जो होनी चाहिए। ना केवल वो वर्तनी की अशुद्धियां करते हैं, ना केवल उनको भाषा का ज्ञान है,
ऐतिहासिक तौर पर भी वो भाजपा और आरएसएस की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट बैठते हैं। तथ्यों हाँ को तोड़ना, मरोड़ना, बिना पढ़े उनको लिख देना, उनको फिर कुपड़ों के साथ उसको डिफेंड करना, ये सारी जो गुण हैं सारे उनके अंदर कूट कूट के भरे हुए। एक तरफ आपने देखा इसी दौरे पर गई जो सोशल मीडिया पे जो जिस तरीके का रेखा जी का जो आउटरीच है अल्जीरिया के साथ, इसको आप इमोशनल आउटरीच कहेंगे, और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर, इसको इस रूप में पॉजिटिविटी के साथ इस रूप में देखिए आप कि जो काम मोदी जी और वो नहीं कर पाए वो रेखा जी एक गीत के माध्यम से कर रही थी, इसको पॉजिटिविटी के साथ देखिए। ऐसे ही निशिकांत दुबे जी पाकिस्तान का आतंकवाद बताने गए थे, उनकी वर्तनी देखिए, वो मोदी का आतंकवाद बताने आ गए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे इकोसिस्टम में 23.5 घंटे तक उनको ये बताने वाला नहीं है कि आपके इस ट्वीट में गलती है, मोदी का आतंकवाद नहीं है, मोदी द्वारा आतंकवाद के खिलाफ, ये द्वारा ही लिखना था केवल के की बजाय। लेकिन पूरे सिस्टम के अंदर, ये मैं इसलिए आपको कहता हूं, ये लोग गुस्से के पात्र नहीं है, ये रहम के पात्र है, ये कुपड़ है। उस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सत्ता के अहंकार में इतने कैजुअल हो चुके हैं, इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं, इनको कोई चेक करने वाला नहीं बचा कि जो कुछ कर दें ये वही ठीक है। ये कोई राहुल गांधी की चिट्ठी, कोई राजीव गांधी की चिट्ठी, कोई नेहरू जी की चिट्ठी, कोई इंदिरा गांधी की चिट्ठी, बिना चिट्ठी पढ़े ट्वीट कर देते हैं, उसमें क्या लिखा है वो भी नहीं पढ़ते। हाँ तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये आईटी सेल के नए चीफ के प्रबल दावेदार हैं, और इनको पूरे बीजेपी के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसका वाइस चांसलर नहीं, उसका चांसलर बना देना चाहिए। उसके पैटर्न तो देखिए खुद मोदी जी हैं, नंबर 2 पे अमित शाह जी हैं, जैसे उन्होंने बताया, आपने कल वीडियो में दिखाया भी था कि मुलायम सिंह और अखिलेश के बारे में जिस तरीके से दिखाया था। आप ये देखिए कल 1:28 का ट्वीट है, अब तक इसमें मोदी के आतंकवाद के खिलाफ को ठीक नहीं किया गया। तो ये दिखाता है कि इन लोगों की सीरियसनेस क्या है। डिप्लोमेसी में तो भाई साहब कॉमा और फुल स्टॉप इंपॉर्टेंट होता है, ब्रैकेट, हर चीज इस इंपॉर्टेंट होती है। हाँ 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 तो तो आप देश में जो महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, नरसंहार हुआ, उस आतंकवाद के खिलाफ गए, विश्व जन्म जुटाने, वहां जाके गाने गाने लग गए। पाकिस्तान का आतंकवाद बनाने गए थे, मोदी का आतंकवाद बनाने लगे। शशि थरूर जी तो समकालीन महान नहीं। तो इस सारे में वही आपने जैसे कहा कि गए थे कुछ और करने और लेके कुछ और आ गए। मोदी जी, देश को कुछ हासिल नहीं होना था, ये हम पहले दिन से क्लियर थे, इसमें समस्या नहीं। लेकिन इसमें जो कुछ ये करके आए हैं उसमें देश की भद और ज्यादा पिटी है कि एज ए नेशन हम कितने नॉन सीरियस हैं, हम कितने, मतलब प्रेगमेटिक होता है, एक अनप्रेगमेटिक है। हमें समझ नहीं है डिप्लोमेसी कैसे होती है, विदेश नीति कैसे होती है, कैसे चीजों को अप्रोच किया जाता है, कैसे चीजों को एड्रेस किया जाता है। तो क्या 33 देशों में घूम के आके आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर एक प्रेस नोट भी जारी हुआ हो तो बता दीजिए, खबर तो छोड़ ही दीजिए आप। तो भाई आप सैर सपाटा करने गए थे तो बता दीजिए कि सांसदों को एक फुली पेड डेलीगेशन में भेज रहे हैं, कहां समस्या है। एएनआई आपको यही रिसीव कर लेती, यही कैमरा लगा करके बता देती कि ये न्यूयॉर्क की एम्बेसी में बोल रहे हैं या कहीं बोल रहे हैं, तो कहां समस्या थी। ये करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद कर दिए। ये सारी चीजें देखने की है। मोदी जी नैरेटिव को जो साइड स्टेप करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, हकीकत में। चलिए, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, वही हाल है। हम अगला वाला हिस्सा दिखा देते हैं, ये और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है, आखिरी नंबर पर भले है। जरा दिखाइए शशि थरूर को, ये गंभीर विषय है, ये सबसे गंभीर विषय है। ये देखिए, हमें समझाने की जरूरत नहीं, यूएस जाने से पहले पाकिस्तान को लेकर शशि थरूर का ट्रंप को सीधा मैसेज, एकदम सीधा मैसेज दिया एकदम शशि थरूर। अब इस खबर को दिखा दीजिए थोड़ा सा, और भीतर क्या लिखा है, भीतर कोट अनकोट बता देते हैं हम आपको स्टेटमेंट। थरूर ने ब्राजीलिया में मीडिया से बात करते हुए कहा, मीडिया कौन है, एएनआई से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है और हम उसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए बोलेंगे, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो हमारी समझ थोड़ी अलग है। हमें रोकने के लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी, हमने पहले ही रुकने के लिए कह दिया था। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति या उनके वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई समझाने की जरूरत होती तो वह पाकिस्तानियों को समझाने के लिए होता, उन्हें समझाना पड़ता। हमें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते, हम विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, यही बेसिक मैसेज है। अब एक बात बताइए, अगर हालांकि शब्द थोड़ा सा हो सकता है कड़वा लगे, हम लोग कहते हैं ना बहुत सिंपल कि न 3 में न 13 में, ये शशि थरूर एक सांसद हैं। ऐसे भारत में कितने सांसद हैं भाई?
इन्हीं के समान अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों जोड़ देंगे, 793 हाँ 793 हाँ 800 करीब करीब हो गए। आप बताइए उसमें से एक सांसद, हमेशा एक होता है अथॉरिटी। क्या अथॉरिटी है? अथॉरिटी शब्द बहुत टेक्निकली समझने वाले, अथॉरिटी क्या है? न 3 में न 13, भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप के 12 बार बोलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री की जुबान पर, होंठ पर ट्रंप शब्द नहीं फूट पाया, अब तक नहीं फूटा। विदेश मंत्री जयशंकर होंठ थर्राने लगते हैं। हम फिर मिस्री की बात ही नहीं करेंगे, क्यों बे मतलब उनका नाम लिया करके फिर वही होता है कि गरीब को सताओ। नहीं, देश का प्रधानमंत्री विदेश मंत्री ले नहीं पा रहा है नाम, और जयशंकर और थरूर ने सीधा संदेश दे दिया। ये लिखने वालों का हाथ नहीं हिलता कांपता, इनके कलम में स्याही नहीं सूखती है। क्या पत्रकारिता किए हैं, क्या समझे हैं और क्या समझाने की देश को कोशिश कर रहे हैं। फिर थरूर को बनाओ ना प्रधानमंत्री। मोदी विदा करो भक्तों, थरूर का शपथ ग्रहण कल करवाओ, कल करवाओ। जो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहा है 56 इंच, इसका मतलब थरूर ने साबित कर दिया हेमंत भाई कि मोदी जी 26 इंच और थरूर 56 इंच। ऐसा ही है ना? आशीष भाई, कुछ नहीं है, ये नैरेटिव को मैनिपुलेट करने की, मीडिया हेडलाइंस के जरिए मैनेज करने की बात है। सिंपल सी बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस मोदी जी के मुंह से 10 तारीख से लेकर के आज 3 तारीख है, 23 दिनों में ट्रंप शब्द मुंह से नहीं निकला, जबकि माई फ्रेंड डोनाल्ड है। ट्रंप नहीं बोलते थे, फर्स्ट नेम से बोलते हैं भाई। दो मित्र जब बात करते हैं तो मैं आपको कभी चित्रांशी जी नहीं बोलता, मैं आशीष हाँ बोलता हूँ, आशीष जी। हाँ तो वो हाँ माई फ्रेंड डोनाल्ड बोलते थे, हाँ डोनाल्ड। जब उनको वहां पर हाउडी मोदी में इंट्रोड्यूस किया तो हेयर आई प्रेजेंट माय फ्रेंड डोनाल्ड, अमेरिका हाँ की जनता को अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी प्रेजेंट कर रहे थे। आप हाँ, भूल जाते हैं कुछ चीजों को, फर्स्ट नेम से बुलाने वाले अब सेकंड नेम भी नहीं बुला पा रहे हैं। हम्म, और ट्रंप भी नहीं कह, सारी दुनिया ट्रंप कहती है, हमारे वाले डोनाल्ड कहते थे, अब वो भी नहीं निकल पा रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगी। और देश का मीडिया देखिए, जो मीडिया ने जिस देश में जो जहां तक पहुंचाया है उसके लिए तो भगवान ही मालिक है। आज पूरे दिन से 2 दिन से क्या चर्चा चल रही है कि G7 में मोदी जी को नहीं बुलाया गया, और हाँ, पूरे मीडिया का हेडिंग पढ़िए आप, क्या है कि मोदी इस बार G7 में नहीं जाएंगे। अरे भले आदमियों, जब बुलाया नहीं तो जाएंगे किसके यहाँ? ऐसे हैं क्या कि मैं आपके घर पे उठ के आगे चाय पीने आ गया कि नहीं आपको चाय पिलानी पड़ेगी, शो बाद भी कीजिएगा? ऐसा संभव है क्या? कोई अखबार उठाइए आज का, हर जगह आपके जोशी जी जो आपके मित्र है साउथ ब्लॉक वाले, सब जगह कर दिया मोदी इस बार G7 में नहीं जाएंगे। कर लीजिए आप क्या करेंगे? अरे भाई, जब बुलाया नहीं तो जाएंगे किसके यहाँ? लेकिन पूरी खबर तो कोई पढ़ेगा नहीं, लोग देश के, ठीक है भाई मोदी जी नहीं जा रहे, बात कर। तो ये जो एक नैरेटिव डेवलप करने की बात है, अभी तक आपने प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ सुनाओ, विदेश मंत्री के मुंह से सुनाओ, फॉरेन सेक्रेटरी के मुंह से सुनाओ, राजनाथ जी जो पीओके को खुद ही ले वापस आ जाने की बात करते उनके मुंह से सुनाओ। पाकिस्तान में तो गोली की जगह गोले भेज दिया आपने, सारे काम कर दिए। लेकिन जिन लोगों ने भी विरोध किया, जिस भी रूप में किया, जिन्होंने भी आपको आईना दिखाया, क्या आप उनको नाम ले पाए उनका? केवल यही कह पाए कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गोला मत भेजिए, पाकिस्तान की तरह गोले से जवाब मत दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो कह सकते हैं कि ट्रंप साहब आपका कोई मामला नहीं था, ट्रेड का कोई मतलब नहीं, हम दोनों के बीच का मामला हमने सुलझा लिया। लेकिन कैसे कहेंगे बताओ? वो आपका जो मित्र है अडानी, उसका तीसरा केस खुलवा दिया वहां पे, वो सारा मामला ईरान का निकला है वहां पे। जो थोड़ी बहुत कोई आवाज बनती वो फिर बेड़ा गर्क कर दिया। वो वहां पे जो है जिस तरीके की जांच शुरू होगी है दोबारा से, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि एक के बाद एक जो है ना गलतियां लगातार बढ़ती जा रही है। और देश की सॉवरेनिटी को लेकर के जो इस सरकार का खोखलापन था, इसका जो बोथरापन था, जो इनका बड़बोलापन था, वो सारा एक्सपोज हो गया देश की जनता के सामने। और आज की तारीख में मोदी जी चाहकर भी नैरेटिव को रिगेन नहीं कर पा रहे हैं। और कमाल देखिए कि वो आज भी मानने को तैयार नहीं है। पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि साहब जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ, चाहे वो पहलगाम था, चाहे उसके बाद ये था अपने क्या नाम पाकिस्तान के साथ, उसकी बजाय अब भी इमरजेंसी की स्वर्ण जयंती पर सेशन बुलाने पे आमदा है प्रधानमंत्री। तो आप समझ लीजिए वो किस लेवल के इतिहास जीवी है। 50 साल पुरानी घटना जो आज इतिहास में दर्ज हो चुकी है, नई पीढ़ी को पता भी नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहलगांव के अंदर संघार पे चर्चा नहीं करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पे केवल वोट मांगेंगे,
ऑपरेशन सिंदूर पे केवल चुनाव प्रचार करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पे रोड शो करेंगे, आईपीएल के अंदर उसको थीम बनाएंगे, तीनों सेना चीफ्स को बुलाएंगे, वहां पर तिरंगे की सारी वो करेंगे, ये सारी चीजें हो रही है। तो मैं इस एक देश मैं खाली एक बीच में सप्लीमेंट्री जोड़ रहा हूँ सिर्फ। मैं जरा G7 वाला हमने बताया था, लेकिन आज इसको फिर से देश में नए सिरे से जिंदा किया गया। G7 में जो मोदी जी के शान में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, जरा उस पर बता दीजिए कि G7 में 2019 के बाद पहली बार इनविटेशन नहीं दिया है, इनविटेशन नहीं, दुनिया भर में जब भारत के 51 सांसद घूम रहे थे कि पूरी दुनिया भारत की मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो इनविटेशन भी नहीं आया। जरा G7 वाली खबर को क्लियर कर दीजिए। मैं दर्शकों से एक बात और कहूं, मैं चलते चलते 2 मिनट का समय और लूंगा, जब ये जवाब पूरा हो जाएगा। मैं आज आपको चर्चा से थोड़ा विषयांतर, एक किताब की 4 लाइनें दिखाऊंगा। लगातार नेहरू पर हमले हो रहे हैं कि नेहरू, मोदी ने शुरू किया, निशिकांत, राजनाथ, अब शिवराज भी कल बोले हैं कि वो नेहरू ने गलती की, नहीं तो पूरा कश्मीर हमारा होता। मैं किताब का एक अंश दिखाऊंगा और उसी दौर में लिखी गई किताब है। वो अगर नेहरू नहीं होते तो शायद हमारे पास कश्मीर ही नहीं होता। तो वो मैं दिखाऊंगा लास्ट में बस, लेकिन ये पहले समझिए जरा G7 में कैसी हमारी इज्जत बढ़ी है, 4 चांद लगे हैं। नहीं आशीष जी, उसमें सिंपल सी बात है। देखिए, कनाडा के साथ हमारा डिप्लोमेटिक फेस को सबको पता है। पिछले प्राइम मिनिस्टर जो थे ट्रूडो, उनके समय में ही शुरू हो गया था। और वो जब भारत में आए G20 के लिए, उनके साथ जिस तरीके का भारत सरकार ने व्यवहार किया, अब ट्रूडो की ही पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सत्ता में आने के बाद भारत पर उतना एग्रेसिव वो तो नहीं रखा पोस्चर, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भारत कारनी जो है, उन्होंने साफ कहा कि भारत के साथ जो संबंधों में तनाव है, उसके लिए कनाडा जिम्मेदार नहीं है। एक बात, तो वो होस्ट कंट्री है, उन्होंने भारत को बुलाने की जरूरत नहीं समझी 2019 के बाद पहली बार। और जो 7 रेगुलर मेंबर्स हैं G7 के, उनमें से किसी ने ये कहना उचित नहीं समझा कि नहीं, भारत को भी बुलाया जाना चाहिए, भारत को भी इस हाई टेबल पर बैठना चाहिए। ये आपकी विश्व गुरु, आपका वर्ल्ड लीडर, ये आपके 56 इंची, ये उसकी हस्बियत है। 2019 के बाद ये पहला अवसर होगा जब भारत को नहीं बुलाया गया है, ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया गया है, और आपका मीडिया ये कह रहा है कि मोदी जी नहीं जाएंगे। तो इस नैरेटिव पेडलिंग को, इस हेडलाइन मैनेजमेंट को मैं दर्शकों के लिए छोड़ता हूं कि वो इस पर क्या रुख लेते हैं, क्या इसको किस रूप में देखते हैं। भारत सरकार देश की जनता को नासमझ और कुपट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए। ये बात आप निश्चित मान लीजिए। मैं आखिर में चलते चलते जरा वो एक किताब की 4 लाइनें एक पन्ने से निकाली गई हैं, जरा उसको अगर स्क्रीन पर ले आए तो वो दिखा दें, क्योंकि आज चर्चा विषयांतर होगा। और ये किताब है बीपी मेनन की। बीपी मेनन से बेहतर उस दौर में जो कुछ भी हुआ उसके साक्षी थे, और बीपी मेनन से बेहतर उस दौर में भारत की पॉलिसीज को कोई नहीं समझता है, जिन्होंने किताब लिखी। ये किताब ऑनलाइन लाइब्रेरी में, बीजेपी के ऑनलाइन लाइब्रेरी पर भी मौजूद है। उसी का ये हाइलाइटेड हिस्सा है। इसमें जो लिखा है वो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, इंग्लिश वाला। He went so far as to tell the Maharaja that if he added to Pakistan, India would not take it amiss, and that he had a firm assurance on this from Sardar Patel himself. ये माउंटबेटन ने कहा था कश्मीर के राजा से कि अगर कश्मीर के पास ऑप्शन दिया गया था कि कश्मीर चाहता था, राजा चाहते थे कि वो जो है अपना मतलब स्वायत्त रहे, तो उनको ऑप्शन दिया गया कि पाकिस्तान के साथ आप जाना चाहो वहां चले जाओ, इंडिया के साथ जाना चाहो वहां चले जाओ। उनको ये मन में वो था, एक आशंका थी कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ जाऊंगा तो इंडिया हम पर कुछ करेगा, हमारे खिलाफ कदम उठा लेगा। माउंटबेटन ने कश्मीर के राजा को एश्योरेंस दी, उन्हें तसल्ली दी कि अगर पाकिस्तान के साथ जाते हो तो भी मेरी सरदार पटेल से बात हो गई है, कोई दिक्कत भारत की तरफ से नहीं होगा। ये पूरी डिटेल में है, मैंने खाली एक पार्ट दिखाया है। ये पूरी कहानी ये है, और ये बीपी मेनन की किताब है। इनसे ऑथेंटिक नहीं मिलेगा कोई आपको बंटवारा और आजादी के समय की कहानियों के लिए। इनकी किताब का रेफरेंस पूरी दुनिया में लिया जाता है। कुल मिला के कहना यह था कि
पटेल साहब का, पटेल माउंटबेटन, पटेल नेहरू, इन सबकी जो वार्ता हुई, पटेल ने पूरी, इसीलिए उस दौर में एक सच को कैसे हाइड किया जाता है, छिपाया जाता है कि पटेल से नेहरू ने कश्मीर ले लिया कि हम कश्मीर का करेंगे। दरअसल अ, धार्मिक बहुसंख्यक कहाँ पर कितने, इस आधार पे बंटवारा हो रहा था। कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक थे। पटेल का इंटरेस्ट बहुत नहीं था। ये नहीं, आप पटेल को मैं नीचे नहीं कर रहा हूँ, सरदार पटेल तो सरदार ही हैं, लौह पुरुष हैं। उनका बाकी 562 रियासतों पर फोकस था, कश्मीर पर नहीं था। कश्मीर को अकेले टैकल किया, पाकिस्तान की तरफ झुकाव होते हुए, माउंटबेटन की तरफ से एश्योरेंस होते हुए कि चले जाओ पाकिस्तान के साथ, नेहरू ने टैकल किया और अपने कूटनीति से कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया, अभिन्न हिस्सा बनाया। तो इस सच को लीप-पोत करके जो बार-बार कहा जाता है कि नेहरू की वजह से कश्मीर का विवाद है, नेहरू की वजह से कश्मीर हमारे पास है, ये सच है कि नेहरू की वजह से कश्मीर हमारे पास है। खैर इजाज़त दीजिए, चर्चा से अलग हम इसलिए ले आए क्योंकि इस पे अलग शो करना चाह रहे थे। ये बार-बार उछाला जा रहा है, निशिकांत से लेके मोदी, और कल तो शिवराज ने भी कह दिया कि नेहरू की वजह से सब बवाल है। और विदेश में जहाँ-जहाँ गए हैं, वहाँ नेहरू और गांधी के ही नाम पर बैठने के लिए कुर्सी मिली है। हर जगह गांधी जी को पुष्पांजलि देते हैं और यहाँ गोडसे की पूजा करते हैं। यही आप विरोधाभास समझ लीजिए। कहीं गोडसे की फोटो और मूर्ति नहीं मिली है। अभी मिस्र में भी गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प जो है पुष्प और माला लेकर पहुंचे थे। मिस्र मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक देश है, लेकिन गांधी जी वहां भी मौजूद हैं। तो गांधी नेहरू को समझ लीजिए, देश अपने आप सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।